हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन आ रखा है। तुम लोग तो नालायक हो ही। कहाँ गया वो स्वानंद। चलो गाइज, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। कल बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी रिक्वेस्ट किया है और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि सर क्वेश्चंस भी करा दो, थोड़े बहुत हम लोगों को समझा दो कैसे लिखते हैं, क्या राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आज अपना प्लान था चैप्टर 10 करने का। पर उसके पहले मैंने प्लान में थोड़ा सा डाइवर्जन लाया। अपन अपना जो फेवरेट चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हमको बेहद प्यार है, वो प्यारा चैप्टर का क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। और जो ऑनलाइन है, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको नीचे वी स्मार्ट के ड्राइव के वी स्मार्ट के लिंक पे रजिस्टर करके वहाँ पे आपको पूरा लेक्चर, पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा चैप्टर 1 से एंड तक। अगर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप shubhamsinghal.com वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बैंक और समरी नोट्स दोनों मिल जाएगा। और क्यों, क्या हो गया हिमांशु, क्या हो गया। किधर वीडियो देखने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ समझ गया, बहुत दिक्कत, समझ गया। अब बताओ इशू क्या हो रहा है। वो बाहर फिर से अलग से लिखता है, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत है तुमको। हाँ रिवीजन बोल रहे हो हिमांशु, क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलो। और ये सब चीजें अपन क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चंस देखो सर, क्वेश्चंस जो आते हैं ना हमारे इंटर लेवल पे, वो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है। फाइनल लेवल पे ना ये लोग बहुत घुमा घुमा के पटक के क्वेश्चन फेंकते हैं तुम पे, पर इंटर लेवल पे क्वेश्चन जो होता है रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। 2-3 सेक्शंस आपने मर्ज किए और आपका आंसर निकल करके आ जाता है। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी होते हैं। तो हम आज मिक्सचर करेंगे क्वेश्चंस का, जो बहुत इजी भी है थोड़ा सा देखेंगे, जो बहुत ट्रिकी भी है देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से हमको राइटिंग प्रैक्टिस का आर्ट बहुत अच्छे से निकल के आता है कि यार क्या मस्त प्रेजेंट किया है, तो वो भी अपन सीखेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे को एक चैप्टर में मिल रहे थे, मैनेजमेंट एक चैप्टर में मिल रहे थे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस में मार्क करके आया हूं और उससे अपन कर लेंगे। अरे हिमांशु बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर ले लाइफ में दोस्त। अपन क्या एग्जाम में जाके 100 नंबर का लिख के 100 नंबर लाते हैं क्या, नहीं ना, 50-60 लाते ना। तो वीडियो क्वालिटी 480p है, तेरे को क्या करना है, अचार डालना है उसका वीडियो का, देख ले। मैं कौन सा नूरा फतेही हूं जो तेरे को एचडी प्रिंट करके चाहिए, तेरे को कंटेंट सुनने से मतलब है। हाँ सर, मेरे को समझ आता, बॉलीवुड मूवी होती तो एचडी मांगता है अपने को, मेरे को पता है क्यों, ठीक है। रुक जा हिमांशु, चल रुक जा, अभी क्लास के बाद बात करते हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर खोलो सर। आपको क्वेश्चन बैंक जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोगों को shubhamsinghal.com के फ्री रिसोर्सेज पे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो मेरे साथ। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोग फटाफट रीड करोगे, मन में रीड करते ही मेरे तरफ देखोगे, आंसर अपन डिस्कस करेंगे। फिर अगर अपने को लगेगा बहुत ट्रिकी था तो आंसर पूरा रीड करेंगे, वरना अपन आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो सर फटाफट सब कोई, और हो जाए तो डन का मैसेज देना। आप लोग फोन पे भी क्वेश्चन खोल सकते हो। Done, sir. Guys, you'll have to be very fast, huh? Because other people are also reading. As soon as they give me done message, we'll have to move. So आप लोग speed पढ़ोगे।
दोस्तों ये क्वेश्चन ना जब एग्जाम में आएगा ना, ये देखो ये आरटीपी नवंबर 2021 का क्वेश्चन है, मई 2018 में आया, और सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी अक्टूबर 2020 में भी आया है। अब मेरी एक बात सुनना, जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या पूछने वाला है। शुरू में आपने लाइन पढ़ा कि कोरम नहीं हुआ, उसके वजह से मीटिंग नहीं हो पाई, तो आपके मन में आप कोरम वाले प्रोविजन में घुस जाओगे कि कोरम की लिमिट्स क्या है, कोरम क्या होगा अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है, कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ये सारा आपके मन में बहुत सारी चीजें चलेगी। उसके बाद लास्ट में इन्होंने कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसका लास्ट का 2 लाइन कम से कम 2 बार पढ़ना कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हो भाई। इसमें ये कह रहा है कि हैज द कंपनी कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कैसे क्या क्या करके the company directors were of the idea that the time for filing annual returns was within 60 days of AGM would not apply as AGM was cancelled। आपका AGM कैंसिल हो गया तो आप 60 दिन के अंदर जो एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AGM कैंसिल हो गया। तो क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है? और अगर हुआ है तो पेनल्टी क्या है? सर देखो आंसर यस तो है। क्यों? कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो है, नहीं हुआ होता तो पेनल्टी नहीं पूछता। पेनल्टी पूछा है मतलब आंसर अपने को यस के डायरेक्शन में लाना है, पर इस ट्रैप में कभी कभी फंसाता भी है इंस्टीट्यूट अपने को। पर सुनो मेरी बात, सर इसमें क्या कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है? हाँ बहुत सिंपल है, अपने को पता है सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न कितने समय में फाइल करना होता है आरओसी के पास? जिस दिन आपका एजीएम हो उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। पर अगर एजीएम ही नहीं कंडक्ट हुआ तो लास्ट डेट फॉर होल्डिंग द एजीएम। तो आपको एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही चाहिए था, आपने नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी। सर पेनल्टी याद है किसी को? किसी को याद है पेनल्टी? नहीं याद है सर, मेरे को भी नहीं याद है। तो करना क्या होता है इसमें? करना यह होता है कि इधर पेनल्टी पढ़ने का, और पेनल्टी लिखा है सर सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 में। तो अपने समरी नोट्स में जाने का और सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 खोलने का। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं। सेक्शन 92 सबसेक्शन 5 खोलने का पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 में 92 सबसेक्शन 5 है। उसके बाजू में देखो ऊपर पेनल्टी लिखी हुई है, राइट? उधर पेनल्टी में ब्रैकेट में नीचे डब्बे में लिखना इंपॉर्टेंट आस्क्ड इन एग्जाम, इंपॉर्टेंट आस्क्ड इन एग्जाम। थोड़ा अटक जा रहा है मेरा, अटक रहा है। सुनो सर मैंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट आस्क्ड इन एग्जाम लिख दो। क्या हो गया इससे ये हो गया कि जब आप एग्जाम के पहले सिर्फ समरी नोट से पढ़ रहे हो स्पीड में, तो समरी नोट्स में जब पढ़ रहे हो तो आपने पेनल्टी देखा, हट बोलने के पहले आपने बोला रुक जा भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एग्जाम में आया और मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है तो मेरे को पता है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या पेनल्टी होगा? सर पेनल्टी क्या होगा? सबसे पहले तो एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो पेनल्टी क्या होगा? 92 सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर कंपनी फेल कर जाती है तो उसका company or officer in default shall be liable to a penalty of 10,000 rupees and in case of continuing failure with further penalty of rupees 100 per day for each day during which such failure continues, subject to maximum of 2 lakh rupees in case of company and 50,000 in case of officer in default। सर क्या लिखा है? यही चीज मैंने अपने समरी नोट्स में कैसे लिखी है देखो। समरी नोट्स में लिखा है कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, पेनल्टी ऑफ कंपनी को लगेगा 10,000 रुपीज प्लस 100 रुपीज पर डे अप टू मैक्स 2 lakhs, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 10,000 रुपीज प्लस 100 रुपीज पर डे अप टू मैक्स 50,000। सर ये नंबर्स लिखने से अपने को थोड़ा याद करने में आसानी होती है, इतना सारा टेक्स्ट कहां से याद हो जाएगा? पर लिखने का तरीका देखो तुम पेनल्टी लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा है उन्होंने। शेल बी लायबल फॉर अ, सबसे पहले इन्होंने साथ में मिला के लिखा कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, मिनिमम फ्लैट 10,000 है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर रोज फेलियर हो रहा है मतलब फेलियर कंटिन्यू हो रहा है, जैसे आपको 60 डेज के अंदर फाइल करना था आपने नहीं किया तो अभी नहीं कर रहे हो तो उसको कहते हैं कंटिन्यूइंग फेलियर, तो उस केस में आपको पर डे पेनल्टी लगेगी ऑफ ₹100। सर मिनिमम ₹100 है कि मैक्सिमम? फ्लैट ₹100 per day during which such failure continues, subject to a maximum of 2 lakh rupees in case of a company and 1 lakh and 50,000 rupees in case of officer in default। ठीक है, ओके। अब सर गिवन केस में क्या हुआ है, एजीएम कैंसिल हो गया था तो इसलिए इन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग फैक्ट्स ऑफ द केस में पूरा बैठ के क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं कि फलाना कंपनी फलाना ढिमकाना। नहीं भाई, तुम सोचो अगर तुमने क्वेश्चन वापस से रीड नहीं किया,
मान लो एक बार तुमने रीड कर लिया, अभी मैं बोलूं क्वेश्चन वापस से रीड मत करो, तुमको कंपनी का भी नाम याद नहीं है, मैं बोलूं तुम 2 लाइन में लिख के बताओ केस क्या दिया था, तो तुम क्या लिखोगे? इन द गिवन केस द कंपनी फेल्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न विद द आरओसी बिकॉज इट वाज अंडर द इंप्रेशन दैट एज एजीएम इज कैंसल्ड एनुअल रिटर्न डिड नॉट बी फाइल्ड। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसको आप अपने मन से लिखे, तो आपको ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको याद है, उससे 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा फैक्ट्स ऑफ द केस के 0 मार्क्स होते हैं दोस्त। हाँ, गलत लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस तो मार्क्स कटते हैं, ठीक है, पर फैक्ट्स ऑफ द केस में आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। आपने वैल्यू ऐड किधर किया? आपने वैल्यू ऐड किया प्रोविजन में, आपने वैल्यू ऐड किया एनालिसिस में और कंक्लूजन में। तो मैं ये बोल सकता हूं जो अपना पहला वाला पैराग्राफ था वो रेलेवेंट प्रोविजन था, उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे गिवन केस है, मतलब ये फैक्ट्स ऑफ द केस हो गया, और लास्ट में मैंने डाला है एनालिसिस और कंक्लूजन साथ में। सर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो टेक्निक है ना, रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और एनालिसिस, ये पहले इंस्टीट्यूट लिखता नहीं था। इंस्टीट्यूट नेवर यूज्ड टू राइट द हेडर्स, बट आजकल के पिछले 2 अटेम्प्ट से अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर्स देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट भी अपने आंसर्स को इसी तरीके से प्रेजेंट करने लग गए। वो भी अपने हेडर में रेलेवेंट प्रोविजन लिखता है, वो भी अपने हेडर में फैक्ट्स ऑफ द केस लिखता है। ये वाले क्वेश्चन में तो मैंने डाला है हेडर्स सेग्रीगेट करके ताकि तुमको पढ़ने में इजी हो, पर इंस्टीट्यूट भी आजकल लिखने लग गया है। तो ये मेरा पैटर्न नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। आपको इसी पैटर्न में लिखोगे तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच होगा, ठीक है। अब सर सुनो, एनालिसिस एंड कंक्लूजन कैसे लिखा है? इन द अबव केस एजीएम ऑफ दिस कंपनी शुड हैव बीन हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर बट इट डिड नॉट टेक प्लेस। सर ये एजीएम 6 महीने में होना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन एजीएम का क्या था? ईजीएम का, ठीक है। Thus the company has contravened the provision of section 92 for not filing annual return and shall attract penal provision with every officer in default as specified in section 92 subsection 5। उसने दोबारा से पेनल्टी नहीं लिखी, उसने लिखा as per the above, आप लिख सकते हो as per the above specified penalty the company shall be liable। सर समझे? समझा? चलो सर नेक्स्ट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये करो, गलत करो, फोन में खोल ले चाहिए तो, अगर नहीं दिख रहा तो। गाइस होते ही डन का मैसेज दो फटाफट। ओके डन हो गया भाई, जल्दी। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपने मुंबई में रखा हुआ है, एक ग्रुप कोलकाता में रहता है जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को कोलकाता में रखवाना चाहता है। एक्सप्लेन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर द कंपनी कैन कीप रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स एट कोलकाता। सर एक सेक्शन था, सेक्शन 94 सर उसमें लिखा था जो रिटर्न्स होते हैं या फिर जो रजिस्टर्स होते हैं उसको प्राइमरली तो किधर रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन अगर उठा के तुमको कोई और ऐसी जगह रखना है जहां पे तुम्हारे शेयर होल्डर्स 110 से ज्यादा रहते हैं तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर 110 था कि 110 से ज्यादा था? क्यों? क्योंकि 1000 में 101 मेंबर्स लगेंगे, तब जाके आप शिफ्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज मिस्टर रंजीत, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज द राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सर क्या डायरेक्टर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? वो खुद शेयर होल्डर नहीं है। और दूसरा सवाल ये होता है क्या शेयर होल्डर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? सर शेयर होल्डर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, और अपना जो डायरेक्टर होता है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि यार उसका रोल ही नहीं है ना उसमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। पर सर आपको एक पॉइंट याद है, सेक्शन 88 में लिखा हुआ था कि अगर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंस्पेक्ट करवाना चाहो, 88 में नहीं 94 में ही लिखा हुआ था इंस्पेक्शन के बारे में भी, कि अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को इंस्पेक्ट करना चाहे कोई बाहर का इंसान तो वो प्रेस्क्राइब
फीस का पेमेंट करके इंस्पेक्ट कर सकता है। मेंबर्स के लिए फ्री होगा, बाकी लोगों के लिए फीस का पेमेंट होगा, तो आप यहां पे फीस पे करके इंस्पेक्ट कर सकते हो एज ए डायरेक्टर, बट इन जनरल डायरेक्टर के पास वो राइट नहीं होता इंस्पेक्ट करने का। क्या लिखा है सर? पहला पॉइंट क्या था? क्या आप रजिस्टर को शिफ्ट कर सकते हो? तो 94(1) के हिसाब से आप उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे, बट आप उसको एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हो जहां पे 110 से ज्यादा मेंबर्स हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। तो सर इसलिए टेक्नो जो है वो बाहर रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और 110 से ज्यादा मेंबर भी कोलकाता में होने होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है सर? ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता था, इसको मार्क कर लो कि आपको नहीं पता था कि डायरेक्टर्स कैन नॉट इंस्पेक्ट, आपको नहीं पता था कि डायरेक्टर्स कैन नॉट इंस्पेक्ट। तो आप अपने समरी नोट्स में जाओ और वहां पे एक पॉइंट ऐड करो सेक्शन 94 में। समरी नोट्स में जाओ और सेक्शन 94 में एक पॉइंट ऐड करो। समरी नोट्स में जाओ और सेक्शन 94 में जाओ और एक पॉइंट ऐड करो। क्या ऐड करोगे सर? दैट द डायरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट, directors by default don't have the right to inspect। मैं आज खोल लूंगा, मेरे को लगता है। सर क्या कहा मैंने? डायरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट don't have the right, directors by default don't have right to inspect register of members. They may however inspect by paying prescribed fees। ठीक है? They may however inspect by paying prescribed fees। तो इससे क्या हो गया सर? आपका एक और कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में कोई आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, रेफर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्यूबी इफ नीडेड। अगर चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 2 रेफर कर सकते हो। अब आपने पढ़ा, आपको याद आ गया, हाँ यार एक क्वेश्चन था ऐसा जिसमें डायरेक्टर को इंस्पेक्शन के बारे में पूछ रहा था, वो नहीं कर सकता था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आगे बढ़ जाओगे, वरना आप जाके क्वेश्चन नंबर 2 रेफर कर लोगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं। पढ़ो, रीड क्वेश्चन नंबर 5। सर सिंपल क्वेश्चन है, एजीएम कहां होल्ड होना चाहिए? एजीएम कहां होल्ड होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज। ये कंपनी है भिवाड़ी राजस्थान में और वो अपना मीटिंग होल्ड कर रही है अंसल प्लाजा भिवाड़ी में। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव अपोज्ड टू कॉलिंग द मीटिंग एट अंसल प्लाजा। द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू एडवाइस देम इन दिस रिगार्ड। क्या है यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको लिखना पड़ेगा किधर आप मीटिंग होल्ड कर सकते हो, क्या प्लेस ऑफ मीटिंग होगा, और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। Suppose Rizwan Limited is an unlisted company and wants to call their meeting in Jaipur. Will your answer differ? सर आपको डब्बा याद है? आपके प्लेस में 3 डब्बे थे।
अगर एक नॉर्मल कंपनी है तो तुम आरओ में होल्ड करो या विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सीटीवी होल्ड करो। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप कहीं भी होल्ड कर सकते हो इंडिया में, लेकिन आपको ऑल मेंबर्स का कंसेंट इन एडवांस लगेगा। क्या लगेगा? ऑल मेंबर्स का कंसेंट इन एडवांस। पर तीसरा, अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो आप आरओ में होल्ड कर सकते हो, विद इन लोकल लिमिट्स होल्ड करते हो, और सच अदर प्लेस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि दिल्ली में वो जो अपना कोर एरिया है अपना, हाँ, रेड फोर्ट, ठीक है, वहां करेंगे बोले मीटिंग, तो उधर भी तुम मीटिंग कर सकते हो, कोई वांदा नहीं है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। सर इस केस में क्या हो रहा है? रिजवान लिमिटेड पहले लिस्टेड कंपनी था, तो लिस्टेड कंपनी को तो ऑप्शन ही नहीं है, तुम आरओ में होल्ड करो या विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सीटीवी होल्ड करो, और वो कर रहा है। पर अगर रिजवान लिमिटेड अनलिस्टेड होता और वो कहता मैं भिवाड़ी के जगह जयपुर में अगर मीटिंग करूंगा, क्या वो कर सकता है? वो कर सकता है, अनलिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड कंपनी जो है कर सकता है, लेकिन ऑल मेंबर्स का कंसेंट लगेगा इन एडवांस। समझा? सर एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 बिजनेस आवर्स में मीटिंग बुलाओगे 9 बजे से 6 बजे के बीच में, ठीक है, दिन के 9 से 6, ठीक है, नॉट अ नेशनल हॉलिडे एंड विद इन द सीटीवी ऑफ द इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, या तो आरओ में या विद इन द सीटीवी, provided that annual general meeting of unlisted company may be held at any place subject to consent of all the members। सर ये हो गया आपका relevant provision। आपने पहले जो आता था, देखो आप एक चीज देखो, आपने ये अनलिस्टेड प्रोविजन, अनलिस्टेड कंपनी वाला पॉइंट भी यहीं पे लिख दिया। आपने ये नहीं बोला बाद में सेकंड पार्ट का अलग से आंसर करूंगा। रेलेवेंट प्रोविजन जो है, सर रेलेवेंट प्रोविजन मतलब क्या? ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से प्रोविजन मेरे को बताने पड़ेंगे आपको, वो पूरा मैंने शुरू में लिख दिया। उसके बाद इन्होंने लिखा इन द गिवन केस इट इज राइटफुल इन कॉलिंग एजीएम इन अंसल प्लाजा भिवाड़ी। उसके बाद सर क्या लिखा इन्होंने? In the second scenario, unlisted company के केस में AGM may be held at any place in India if consent is given by all the members in writing, and if consent is given then AGM can be held at Jaipur, otherwise not। सर इन्होंने relevant provision लिखा, फिर first scenario और second scenario का आंसर करके आंसर खत्म कर दिया, कोई facts of the case नहीं लिखा। सर facts of the case क्यों नहीं लिखा? सर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया होगा, तुम कैसे facts of the case लिखते बैठोगे कि भैया एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, मीटिंग उसने इधर रहता, और तुम अभी फैक्ट्स ऑफ द केस में तुमको एड्रेस तो लिखना पड़ेगा। तुम बोलोगे भिवाड़ी में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, भिवाड़ी में वो मीटिंग कर रहे हैं, क्यों भिवाड़ी जैसी हरकतें करनी है अपने को? नहीं करनी है अपने को नहीं लिखना है। अपन क्या लिखेंगे सीधा कि सर रेलेवेंट प्रोविजन, तो फैक्ट्स ऑफ द केस आएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है जनरली आपके मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन में। तो इन जनरल अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन या उससे ऊपर के मार्क्स का क्वेश्चन है तो फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना इज अ गुड अप्रोच। बट 3 मार्क का क्वेश्चन अगर है और उसमें भी अगर आपके 2-2 अलग अलग कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिए तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। पर सर लिख लेते तो कुछ जाता क्या? वैसे नहीं जाता तो टेंशन मत लो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्पीड। आप कितना सही से मैनेज करोगे वो उस पर डिपेंड करता है, आप कितना फास्ट लिख लेते हो। कुछ लोग फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के भी पेपर 15 मिनट पहले खत्म कर लेंगे, कुछ लोग नहीं लिख के भी 15 मिनट तक उनको और लगेगा। तो इसलिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन राइटिंग स्पीड। सर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत कॉन्सेप्चुअल है, फटाफट पढ़ो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, डेड ईजी। सर एक बार एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजंस याद करो। पहला, एजीएम शुड बी हेल्ड वंस इन एवरी ईयर, वंस इन एवरी ईयर। सर वो ईयर फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। आपका सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि वो ईयर जो होगा वो आपका कैलेंडर ईयर होगा, तो एक कैलेंडर ईयर में एक बार होना चाहिए। दूसरा, 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स का मैक्सिमम गैप हो सकता है। और तीसरा, फर्स्ट एजीएम होगा विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर और सेकेंड एजीएम होगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये चारों कंडीशन आपको चेक करने होते हैं सर, ये चेक कर लोगे तो काम हो जाएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है क्या? ड्यू टू एनी स्पेशल रीजन आरओसी कैन गिव यू एन एक्सटेंशन फॉर 3 मंथ्स। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरी एक कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर मेरी एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है फर्स्ट अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को,
ठीक है, तो उसका फर्स्ट एजीएम कब तक होल्ड होना चाहिए था? 31 दिसंबर 2024। अब सर वो कंपनी ने मीटिंग कर लिया 30 अप्रैल 2024 को, मतलब उसने अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 1 साल के अंदर मीटिंग कर लिया, वैलिड है? हाँ सर वैलिड है। अब सर उसके बाद ये तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब 24-25 की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 25 को, ठीक है, और उसने अपना मीटिंग किया 30 सितंबर, एग्जैक्टली लास्ट डेट पे 30 सितंबर को मीटिंग किया, वैलिड है? 30 सितंबर को मीटिंग किया, वैलिड है। ऐसे ही फंसा देता है इंस्टीट्यूट तुमको। ये सर पिछला मीटिंग कब हुआ था? 30 अप्रैल 2024। अगला मीटिंग कब हुआ? 30 सितंबर। तो दोनों में गैप 15 महीने से ज्यादा हो गया ना बेटा। हाँ चलो मान लो अब आपके कंफर्ट के लिए अगर मैं ये कर दूं कि लास्ट मीटिंग हुआ था 30 अगस्त 2024 को और अब मीटिंग हुआ है 30 सितंबर को, तो क्या वैलिड है? हाँ सर गैप वैलिड है, 13 मंथ्स का गैप है। अब सर मेरे को ये बताओ, ये मीटिंग होल्ड हो नहीं पाई क्योंकि फ्लड आ गया, तो कंपनी चले गई आरओसी के पास और आरओसी को बोला आरओसी 3 महीने का एक्सटेंशन दे दे। तो आरओसी ने मीटिंग के लिए एक्सटेंशन दिया और आरओसी ने बोला तू 31 दिसंबर 2025 तक होल्ड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आरओसी ऐसा एक्सटेंशन दे सकता है? ओ मालिक, ये 13 मंथ्स हो चुके हैं यहां पे, आरओसी 3 महीना बढ़ा रहा है, क्या आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है? सर गैप 16 महीने हो जाएंगे। उधर वाले मीटिंग और इधर वाले मीटिंग में 16 महीने का गैप हो जाएगा। लॉ ने कहा चलता है, अगर आरओसी एक्सटेंशन दे रहा है तो वो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन 15 महीने पे भी दे रहा है। अगर आरओसी आपको एक्सटेंशन दे रहा है तो वो 3 महीने का एक्सटेंशन आपको 15 महीने पे भी दे रहा है। सर 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 ये कॉन्सेप्ट का कहीं पे ऐसे ने हाल फिलहाल में जिक्र किया था, तो मैंने सोचा आपको घुस के पढ़ा दूं। अब सर ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना, क्वेश्चन 6 बच्चों वाले। अब सर क्वेश्चन 7 एक बार फटाफट गलत दो और आगे बढ़ते। फटाफट फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सीन है। जल्दी रीड करो, डन का मैसेज तो आंसर सोच लो दिमाग में। गाइस जल्दी थोड़ा, क्या हुआ है? सर एक कंपनी है, उसके एक सब्सिडरी है प्रिवी लिमिटेड, दूसरी सब्सिडरी है मालवी लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी। और सर ये जो प्राइमल लिमिटेड है ये इंडिया के बाहर की कंपनी है। अब सर बोथ द सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइमल लिमिटेड इंटेंड्स टू कॉल ईजीएम ऑन अर्जेंट बेसिस। आप एडवाइस करो ईजीएम इंडिया में रख सकते हो क्या? सर एक कंपनी है जो अगर, एक सेकेंड, हाँ अच्छा नहीं एक सेकेंड, होल्डिंग कंपनी इन इंडिया है और दोनों सब्सिडरी जो है वो आउटसाइड इंडिया है। करेक्ट करेक्ट। पर सर इसमें सेक्शन 100 एप्लीकेबल होता है क्या? सेक्शन 100 क्या है सर? सेक्शन 100 है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। या तो बोर्ड खुद से मीटिंग बुला रही है या फिर शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया, रिक्विजिशनिस्ट। तो बोर्ड अगर खुद से मीटिंग बुला रही है तो लॉ ने कहा बोर्ड जो है मीटिंग कहीं भी रख सकती है इंडिया में, इन इंडिया कहीं भी रख सकते हैं। सर एनुअल जनरल मीटिंग आरओ में रखना या विद इन लोकल लिमिट्स रखना, पर ईजीएम जो है आप इंडिया में कहीं भी रख सकते हो अगर बोर्ड मीटिंग बुला रही है तो। पर अगर एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सर लॉ में क्या लिखा है? इफ यू आर अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब आप चाहो तो इंडिया के बाहर भी जाके मीटिंग रख सकते हो। तो सर यहां पे वो कह रहे हैं कि मीटिंग इंडिया में रख सकते हो क्या? तो आप इंडिया में तो कभी भी रख सकते हो सर। मीटिंग नेदरलैंड्स में रख सकते हो क्या? क्यों नहीं सर? लॉ एक बार प्रोविजन पढ़ो, सेक्शन 100 का नीचे बेयर एक्ट लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो।
The board may, whenever it deems fit, call for an extraordinary general meeting of the company, provided that the EOGM of the company, other than of the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India, अगर प्राइमल लिमिटेड इंडिया के बाहर होता और उसकी इंडिया में कोई सब्सिडरी होती, वही लिखा है ना, whenever other than wholly owned subsidiary of a company, किसकी सब्सिडरी हो आप, एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उस केस में कुछ नहीं लिखा है, पर बाकी कंपनीज इंडिया में होल्ड कर सकते हैं। तो सर ये जो कंपनी है, ये तो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कौन से कंपनी के ईजीएम की बात कर रहे हैं? क्यों तुमको ऐसा लगा? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रिमल लिमिटेड, तो प्रिमल लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी इंडिया में होल्ड कर सकती है, हाँ, पर इंडिया की कंपनी बाहर जाके होल्ड कर सकती क्या? सर वो फॉरेन, वो सब्सिडरीज की पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया, एक्सेप्शन सिर्फ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी के लिए दिया है। अब मेरे को पेरेंट कंपनी के लिए एक्सेप्शन नहीं दिया, एक्सेप्शन सिर्फ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी के लिए दिया है। अब मेरे को आंसर नहीं पता क्या लिखा है, क्योंकि भाई देखो ये है आरटीपी का क्वेश्चन, आरटीपी में ऐसे ब्लंडर्स होते, जो मैंने कहा वो लिखा भी हो सकता है या ऑपोजिट भी लिखा हो सकता है, अपन पढ़ते हैं, सुनो क्या लिखा है। इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉल ईजीएम इन इंडिया, द बोर्ड कैन नॉट कॉल ईजीएम आउटसाइड इंडिया एज द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो सही लिखा है इन्होंने। सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप समझे, अब देखते हैं कि भाई एक सब्सिडरी है, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी, एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा, ईजीएम इंडिया के बाहर होल्ड कर सकते हैं। सर ये जब क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2019 का है, ये अगर एग्जाम में आएगा ना, ये और ब्रश अप करके और क्लीन करके आपको अच्छे से एग्जाम में देंगे, पर कंफ्यूजन वही रहेगा। सर कौन, किसको एक्सेप्शन दिया है इन्होंने? एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की सब्सिडरी है, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी, और इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, उसको एक्सेप्शन दिया है, उसके अलावा किसी को एक्सेप्शन नहीं दिया है। समझा? पक्का? सर ये प्रिमल लिमिटेड है, ये इंडिया की कंपनी है, हां, क्या ये किसी कंपनी की होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है? नहीं, उसको एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन किसको एप्लीकेबल होता है? अगर आप एक्स लिमिटेड हो और आप होल्डी ओन्ड सब्सिडरी हो, कौन सी कंपनी के? कोई ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, तो एक्सेप्शन किसको दिया इन्होंने? ये वाली कंपनी को, जो होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है। तो क्या प्रिमल लिमिटेड ये कंपनी है? नहीं, प्रिमल लिमिटेड तो होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी को इन्होंने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया है। समझे सर? एक तरह से आप इसको ये समझ लो, अगर ये टेस्ला है और ये टेस्ला की सब्सिडरी है, तो सर क्योंकि टेस्ला की सब्सिडरी है तो काम इंडिया में कर रही है, पर है एक्चुअल में फॉरेन कंपनी, तो बोले तू बाहर जाके मीटिंग करना चाहती है तो कर ले। क्यों सर? इसका शेयर होल्डर कौन होगा? मान लो इलॉन मस्क होगा। कौन होगा? इलॉन मस्क होगा। तो तुम लोग बाहर चले जाओ, वही बेटर है। पर अगर बस इतना ही, तुम समझे? इतना आगे का अपने को जाना ही नहीं है। जिस गली में इंस्टीट्यूट नहीं जाता, उस गली में अपने को क्यों जाना है? चलो सर आगे बढ़े। अब सर थोड़ा लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। ये तो इंस्टीट्यूट को बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे आईसीआई के क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी बना के लाया है तुम्हारे लिए। बोलो अगर हिम्मत है तो इंस्टीट्यूट को। है कॉन्सेप्ट सारे फाइनल में, उठा के डाल देगा बस, बोले ले लिख। जल्दी पढ़ो, हो जाए तो डन का मैसेज दो जल्दी। सर अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर अच्छा तो है, बस समझ आ जाता और अच्छा लगता। डन हो गया है। सुनो सर, एजीएम कंडक्ट करवा रहे हो आप, एजीएम का डेट क्या है? 16 अक्टूबर, 7 नवंबर को एजीएम है, और नोटिस कब गया? 16 अक्टूबर को। नोटिस 16 अक्टूबर को क्या हुआ है सर? द नोटिस वॉज पोस्टेड ऑन 16 अक्टूबर। तो सर 16 अक्टूबर को पोस्ट किया, तो डिलीवर कब माना जाएगा? क्यों 18 अक्टूबर? क्योंकि सेक्शन 20 एप्लीकेबल हो जाएगा। 20 क्या था? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डीम्ड डिलीवरी, डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस 48 आवर्स के अंदर। तो 16 अक्टूबर को दिया, तो 18 अक्टूबर को डिलीवर हुआ। और मीटिंग कब है आपकी?
7 नवंबर को, कितने दिन का नोटिस देना होता है? 21 डेज नहीं, 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज मतलब क्या? डेट ऑफ नोटिस डिलीवरी वो छोड़ देना और डेट ऑफ मीटिंग छोड़ देना। तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या हुआ सर? 18th, और डेट ऑफ मीटिंग क्या हुआ? 7th, तो वो छोड़ दो। 18 छोड़ने के बाद कितना महीना बचा अक्टूबर में? 13 क्योंकि 31st तक है, और आपके उस उधर 6 दिन बचे, तो टोटल हो गया 19 डेज। पर आपको कितना दिन चाहिए होता है? 21, तो कितने दिन से शॉर्ट पड़ गया? 2 दिन से शॉर्ट पड़ गया। पर सर एक बात बताओ, 2 दिन से शॉर्ट हो गया, क्या कंपनी रिक्वेस्ट करके शेयर होल्डर को बोल सकती है अरे सॉरी यार माफ कर दो? कैन कंपनी कंडोन द डिले? कंडोन द डिले मतलब क्या? माफी मिलेगी डिले की। सर लॉ में इमोशनल मत हुआ करो। लॉ में कहीं तुमने पढ़ा है? कोई तुमको ऐसा याद आ रहा है हाँ वो प्रोविजन में लिखा हुआ था कंडोन कर सकते हैं? सर एक चीज लिखा हुआ था लॉ में, शॉर्टर पीरियड नोटिस हो सकता है क्या? उसके लिए आप पहले से अप्रूवल लेके शॉर्टर पीरियड नोटिस भेज सकते हो। पर कंडोन द डिले मतलब क्या? पाप कर दी फिर माफी? नहीं हो सकता। लॉ में ऐसा तुम्हारे दिमाग में कोई प्रोविजन याद आया क्या? नहीं ना, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं है ना। द कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर, नहीं मेरे को भरोसा नहीं रहता। मेरे को जब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम का दिख जाए ना तो फिर भी मैं थोड़ा भरोसा रखता हूं, पर आरटीपी एमटीपी का दिख जाए तो ओहो मस्त मगन लिख, जो मन में आए लिख देते हैं ये लोग। बोले टीचर हो ना तुम लोग, समझाओ तुम्हारा काम क्या है। The Companies Act does not provide anything specific regarding condonation of delay in giving of notice. Hence, the delay in giving the notice in the meeting is not, cannot be condoned. Cannot be condoned. सर ऐसा ही लैंग्वेज लिख के आना थोड़ा सा, cannot be condoned. अब सर देखो इसका आंसर के प्रेजेंटेशन में इन्होंने साफ साफ लिखा 21। अब देखो मेरे ना क्वेश्चन बैंक में भी कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइंड है। वो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपको पूरे पैराग्राफ का क्रक्स निकल करके मिल जाएगा। यहां पे मैंने अंडरलाइन किया क्लियर 21 डेज नोटिस, इतना आपको देना होता है। अगर आपने सर्व्ड एंड द मीटिंग्स आर एक्सक्लूडेड, कौन से 2 दिन एक्सक्लूड होते हैं? जिस दिन आपका नोटिस सर्व हुआ है और जो दिन आपका मीटिंग है। एंड इन्होंने सेक्शन, सर ये जो 48 आवर्स के लिए रेफरेंस लिया, आप सेक्शन 20 का भी रेफरेंस ले सकते हो कि 48 आवर्स में डिलीवरी मानी जाती है। हेंस पहले केस में आपने मीटिंग 19 डेज का नोटिस दिया, दूसरा वैलिडली कॉल्ड नहीं है इसलिए, और दूसरा आपका 2 दिन से शॉर्ट हो गया। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। सर एक चीज सीख लो, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। बीकॉम का एग्जाम नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस से मार्क्स नहीं मिलते हैं। जितनी आसान 2 चीजें करनी होती है, एक तो एग्जामिनर की लाइफ आसान बना दो जो पेपर चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गोद गोद के इससे लिख रहे हो, ऐसे या हरकतें मत करना, ढंग से क्लियर हैंडराइटिंग से अंडरलाइन करके लिखना। दूसरा उसको आप ये समझ लो कि मेरा छोटा भाई है, गधा है, 1 नंबर का गधा है तू, ठीक है, तो मेरा छोटा भाई है वो उसको नहीं आता इंटरमीडिएट, पर मैंने मान लो पेपर मंगवाया, मैंने बोला भाई चेक कर ले, तेरे को 10 रुपए दूंगा एक पेपर का। वो तुम्हारा पेपर चेक कर रहे हैं, मेरे को गाली मत दो, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मन में ये मत सोचो सर ये क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी वो चेक कर रहे हैं, उसको लॉ आता क्या? उसको नहीं आता। तुम अगर पीएचडी दिखाओगे ना अपनी लॉ में वहां पे जाकर के, तो वो काट देगा, बोलेगा मेरे को नहीं आता, ठीक है, बोलेगा उसने ऐसा आंसर लिखा, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने मार्क्स दिया, उसको समझ नहीं आएगा, तो वो काट देगा। तो इसलिए आपको ये करना है कि यू विल हैव टू इमेजिन कि आईसीआई किस तरीके से आंसर लिखता है। आईसीआई एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखता है, तो यू विल हैव टू ट्राई टू मैच इट टू सजेस्टेड आंसर इन योर हेड। तो वो सजेस्टेड आंसर पढ़ेगा, बोलेगा अच्छा लिखा है 21 क्लियर डेज नोटिस, हाँ 21 क्लियर डेज नोटिस, यहाँ पे 2 दिन का शॉर्ट हुआ है, 2 दिन का शॉर्ट हुआ है, टिक 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 4 मार्क्स। अगर उसमें ज्ञान डालोगे कि नहीं भैया कंडोन द डीले में ये हो जाएगा, वो केस लो, बोलेगा किधर भाई, मैं थोड़ी गूगल करके चेक करूंगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट चाहिए क्या, बोलेगा नहीं है सजेस्टेड में, काटो आंसर, ठीक है। तो उतना ही लिखना जितना आईसीआई तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9, रुक जाओ, पढ़ो बच्चों वाले, पढ़ो, आगे आएगा बड़े बड़े। गाइस तुम लोगों में से कोई घर जाके क्वेश्चन बैंक किया था? हाँ दिख रहा है मेरे को तुम्हारी शक्ल से, कितना किए हो तुम लोग। तुम लोग एग्जाम लिखाओगे ना खुद,
कि छोड़ने जाना पड़ेगा कि भाई जाना लिखना प्लीज ना भाई प्लीज ना। सर हो गया सबका, बहुत आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना पड़ेगा अपने आप को। दो रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं। पहला रेजोल्यूशन टू इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर इससे मेरे को याद आता है दो तरह के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस में चार चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डिविडेंड मांगने गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के लगा डिविडेंड इस बार ऑडिटर और डायरेक्टर को भी दे देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसिडरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑडिटर्स का क्या अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस, बाकी सारे स्पेशल बिजनेस। तो सर ये जो पहला वाला है इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या ये ऑर्डिनरी है? नहीं सर ये स्पेशल बिजनेस है। अब आपको पता है जब स्पेशल बिजनेस आता है तो एक सेक्शन 100 सेक्शन 100 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किधर आता है? 102 में आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना होता है। अब सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का प्रोविजन याद करो, कुछ जनरल डिस्क्लोजर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक। जनरल में आपको बताना पड़ता है हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स का या की मैनेजरल पर्सन का कोई इंटरेस्ट है क्या। दूसरा आपको बताना पड़ता है मोर इंफॉर्मेशन टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपको बताना पड़ता है इंफॉर्मेशन ताकि आप डिसीजन ले पाओ। अब मैं तुमको नोटिस भेज रहा हूं, मैंने उसमें बोला भाई मेरे को ना ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, मैंने बताया ही नहीं कितना इंक्रीज करना है, कोई सेंस बनता है नहीं ना, तो वो वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा। समझे सर? तुम कॉन्सेप्ट देख रहे हो सारे? इज द नोटिस वैलिड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट? सर इन्होंने सीधा 102 का रेफरेंस दिया है। एज पर सेक्शन 100 इन केस ऑफ अ मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड देयरएट शिल बी स्पेशल बिजनेस। आपको स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। एज पर सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस शैल बी अनेक्स्ड टू द मीटिंग, नेमली सर दो चीजें अनेक्स करनी पड़ती है आपको, द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ एवरी डायरेक्टर और मैनेजर इफ एनी और की मैनेजरियल और देयर रिलेटिव्स। सर पहला आपने नेचर ऑफ इंटरेस्ट या कंसर्न दिया। सर आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर आप लोग अगर मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स और की मैनेजरल पर्सन हो, मेरी कंपनी अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है और वो ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लेने के लिए मैं शेयर होल्डर के पास जा रहा हूं, तुम लोग डायरेक्टर्स हो, कंपनी किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, अप्रूवल लेने के लिए शेयर होल्डर के पास जा रही है, तो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और ये नालायक लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ताकि शेयर होल्डर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अब सर इंटरेस्ट में मैं जनरल इंटरेस्ट तो बताऊंगा कि हाँ उसका बेटा उसमें काम करता है या उसकी मम्मी उसमें काम करती है, पर उसके अलावा अगर आप उसमें शेयर होल्डिंग करते हो तो वो स्पेशल इंटरेस्ट भी मेरे को अलग से बताना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ हम जनरल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दोगे, दूसरा आप क्या दोगे? आप बताओगे any other information which enables the member to understand the meaning, scope और information of the item of business therein। तो सर वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, समझे? पक्का? तो सर यहां पे आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो जो मीटिंग है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फॉल्स अंडर स्पेशल बिजनेस एंड हेंस इन द एब्सेंस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड इंक्रीज द नोटिस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। लेकिन सर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। However, considering the two resolutions mentioned in the question are to be passed in the same meeting, notice of the meeting is invalid। सर ऐसा रेजोल्यूशन के हिसाब से नोटिस नहीं होता। तुमने एक स्पेशल बिजनेस पास करना है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस पास करना है, स्पेशल बिजनेस के लिए ईएस देना है, आपने ईएस में ढंग से नहीं लिखा है तो पूरा नोटिस इनवैलिड हो गया। दोनों रेजोल्यूशन के लिए नोटिस पूरा का पूरा इनवैलिड हो गया, वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। इट इज नॉट वैलिड अंडर सेक्शन 102। पूरा 102 का सेक्शन है सर, समझा? सर समझा? ये बताओ स्पेशल डिस्क्लोजर जो देना होता है, अगर मेरे डायरेक्टर्स कंपनी में पैसा शेयर होल्डिंग करते हैं, वो परसेंटेज क्या था ऑफ? कुछ नहीं पता हो तो पेड अप शेयर कैपिटल बोलने का, ठीक है? तो 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सर अगर ये डायरेक्टर्स उस कंपनी में 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होल्ड करते हैं अकेले या मिलके, तो उस केस में भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मैं आपको और डिटेल में समझाता क्यों ये सब, पर ये रेगुलर क्लास में होता है क्यों आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, बट वो रेगुलर क्लास की चीजें हैं, रैपिड और रिविजन की तो नहीं है बिल्कुल भी। कल ही सर पूछ रहे थे विशाल सर, शुभम रैपिड किधर गया भाई? मैंने बोला हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। सर पढ़ो, एमटीपी अप्रैल 21 का क्वेश्चन है आजकल, इसी का जमाना है आने का ड्यू एग्जाम में, पढ़ो जल्दी पढ़ो, डन का मैसेज दो फटाफट।
सर देखो, पढ़ लिया। सर मैं पढ़ लिया कब बोलता हूँ? जब ऑनलाइन में 3-4 लोग बोलते पढ़ लिया, ठीक है? और ऑनलाइन वाले तुमने पहले से पढ़ा हो तो इन बेचारों को परेशान मत करना। सर आपकी कंपनी ने नोटिस भेजा ईमेल पे, शेयर होल्डर को ईमेल नहीं मिला, जाके उसने बोला नोटिस मीटिंग इनवैलिड है। कोई सेंस बनता है? नहीं सर। कंपनी क्या नोटिस ईमेल से भेज सकती है? कंपनी ईमेल से भेज सकती है, पर जब ईमेल से भेजेगी तो कंपनी ईमेल में कैसे भेजेगी? ईमेल में नोटिस को ऐसे एज अ पीडीएफ अटैच कर सकती है, या फिर यूआरएल दे सकती है, या फिर टेक्स्ट में ही पूरा नोटिस डाल सकती है। बहुत सारे तरीके होते हैं नोटिस भेजने के। अब कंपनी का काम कहां पे होता है कि सिर्फ नोटिस भेजना। अगर कंपनी की तरफ से नोटिस सक्सेसफुली सेंड हो गया है पर सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ तो उसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहां पे जो वो क्लेम लगा रहे हैं वो बिल्कुल इनवैलिड है, उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। सर आपको लगता है ये जो मैंने बोला, दुनिया में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं आता होगा? जो दुनिया में जितने भी बच्चे एग्जाम लिखने जाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख बच्चे, तुमको लगता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको प्रोविजन नहीं पता होगा? सबको पता होगा। तो सर गेम किधर पलटता? आंसर लिखने में। कितना लिखना है, क्या वर्ड्स यूज करने, क्या अंडरलाइन करना है, पूरा गेम वहीं पे है। ठीक है, तो एक बार आंसर मेरे साथ रीड करो। एज पर रूल 18 घंटा। अपने को पता भी नहीं था, पर क्या आपको इतना पता है कि समरी नोट्स में ईमेल एक डब्बा बना हुआ है ईमेल के लिए अलग से? तो डब्बा कब बनता है समरी नोट्स में? जब कोई रूल्स की बात हो रही है। तो सर एज पर दी रूल्स ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, बस हो गया। सेंडिंग ऑफ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हैज बीन statutorily recognized. A notice may be sent through email as a text or as an attachment to an email or as notification provided electronic link or uniform resource locator for accessing such notice. सर वो बोल रहे हैं यूआरएल अटैच कर देना, या तो टेक्स्ट में डाल देना या फिर उसमें पीडीएफ अटैच कर देना। तुम अपने भाषा में लिखना। यूआरएल को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिख पाओ तो बढ़िया, वरना URL भी चलता। The email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the records of the company as provided by the depository. Also, the company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member to register his email address and the changes therein, and such request may be made by only those members who have not got their email ID recorded, or to update fresh email ID, and not from the members whose email ID is already registered. क्या 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 सर बच्चों वाली बातें। कहता है ईमेल भेज देना, उसको भेजना जिसका ईमेल आईडी तेरे पास है, और उनको एड्रेस कर देना। और ईमेल आईडी किधर से आएगा? तो साल में एक बार कम से कम मौका देना ईमेल आईडी अपडेट करने का। वो लोगों को बोलना ईमेल आईडी अपडेट करेंगे। अब कौन ईमेल आईडी अपडेट करेगा? सुनो ध्यान से। ईमेल आईडी वही अपडेट करेगा जिसने या तो ईमेल आईडी नहीं दिया है या फिर जिसके ईमेल आईडी में कोई चेंज है। अगर किसी के ईमेल आईडी में चेंजेस नहीं है तो वो ईमेल आईडी अपडेट मत करना। ओ अच्छा गया तुमने बता दिया, वरना हम एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेके जाने ही वाले थे ईमेल आईडी अपडेट करवाने। क्या लिखा है सर उसके बाद? द कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सैटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल एंड द कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। दिस इज द की लाइन सर, ये 1 नंबर का लाइन है, 1 मार्क्स इसके पूरे मिलेंगे आपको। द कंपनीज ऑब्लिगेशन, उसका ऑब्लिगेशन कब सैटिस्फाई हो जाएगा? व्हेन it's the email and the company shall not be held responsible for failure in transaction beyond its control. Also, if the member entitled to receive the notice fails to provide or update relevant email ID, then the company shall not be at default for not delivering. अगर तुमने email ID नहीं दिया तो मैं किधर डालूं email? ठीक है, तो सर hence the company has not erred in serving the notice of annual general meeting to Mr. तुम ना थोड़ी शर्म लेके आया करो क्लास में, ठीक है? मंदिर जैसी हरकतें करो यहां पे, ठीक है? सर लिखो क्या पढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वो समझे तुम? एक लाइन की ताकि कंपनीज ऑब्लिगेशन कहां पे सैटिस्फाई हो जाता है। सर नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। खोराम, सर इजी। खोरम सेक्शन 100 103। अब तो सर क्वेश्चन बैंक तो सीक्वेंस में है, तो 102 पढ़ा, अब 103 आएगा। सर कोरम में लिमिट क्या है? अगर 5000 मेंबर्स तक हैं तो कोरम है
भाई 45 क्लियर डेज बचे एग्जाम को, क्लियर डेज। अगर आज का दिन और एग्जाम का दिन छोड़ दो तो, और तुम कोरम में हकला रहे हो। सर लिखा लोगों ने 5, 15, 30, 5000 तक मेंबर्स होंगे तो 5001 से आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट मोर देन 1000। ठीक है, अपडेटेड नहीं क्या, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ वही तो बोला, 5 मेंबर अगर 1000। अच्छा मेरा हो गया, आगे वाला भी हो गया। ठीक है सुनो, अगर 1000 मेंबर हैं तो 5, 1001 से 5000 है तो 15, और 5000 के ऊपर है तो 30। ठीक है, तो सर ये आपका कोरम है। यहां पे कितने मेंबर्स है? पहले वाले में 800 मेंबर है, मतलब पहले वाले स्लैब में फॉल करोगे तो कितने मेंबर्स हो गए? 5। कोरम 6500 मेंबर्स, तो 6500 मेंबर्स में 30। पर सर उसके बाद 5500 मेंबर्स हैं, लेकिन कोरम लिखा हुआ है 50, एओए में लिखा हुआ है 50। सर ये जो लाइन है ना, एओए में लिखा हुआ है 50, दिस इज ओनली फॉर थर्ड पॉइंट, दिस इज नॉट फॉर ऑल द पॉइंट्स। कैन एओए प्रिस्क्राइब अ हायर लिमिट? यस एब्सोल्युटली। तो सर कितने मेंबर्स हैं? 5500। तो आइडियली कोरम होता 30 मेंबर्स का, पर क्योंकि एओए में 50 लिखा है तो 50 मेंबर्स से आपका कोरम मीट हो जाएगा। तो सर इसके लिए मस्त एक बार पहले प्रोविजन लिख देना, दैट अनलेस आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स फॉर अ लार्जर नंबर द कोरम शेल बी वेयर द नंबर। टेबल मत बनाना प्लीज, टेबल मत बनाना। लॉ अपन ने, मैंने बहुत सारे नोट्स देखे हैं जिसमें वो ऐसा लेफ्ट राइट ए उससे निकला 2 पॉइंट ऐसा मस्त बना के आते हैं, 0 मार्क्स। टेबल मत बनाना। अगर दिल का अच्छा एग्जामिनर मिल गया तो शायद वो मार्क्स दे देगा, पर जनरली मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो टेबल अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो समझाने के लिए तो चलता है, लेकिन लॉ के प्रोविजन इन जनरल लिख देना दैट इफ इट इज लेस देन 1000 देन इन दैट केस 5 मेंबर्स, वैसे सेम रेशियो में लिख देना। अब सर उसके बाद कंक्लूजन आ गया, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। और सर क्वेश्चन के बाजू में ना थोड़े से अपने रिमार्क्स भी लिखो, क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने बाद बुक खोला 15 दिन बाद और पता चला अरे यार पढ़ा था क्या ये हमने कभी। थोड़ा हाथ लगा लो वहां पे। भाई पूरा दिन पढ़े क्या क्वेश्चन? सर कितने मेंबर्स हैं? 965। कितना चाहिए कोरम के लिए? 5। पर एओए में लिखा है 7, तो 7 मेंबर चाहिए। ठीक है, तो गिने 7 मेंबर। सर मीटिंग में ए आया जो गवर्नर ऑफ यूपी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो सर मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। सर गवर्नर की जगह पे कौन आया है? उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको क्या आप कोरम में लोगे? सर प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव में फर्क होता है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हूं और मैं शुभम को बोल रहा हूं शुभम तू मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मीटिंग में चले जा, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद थोड़ी जाऊंगा। अगर मैं गवर्नर हूं या मैं अगर प्रेसिडेंट हूं तो मैं शुभम को बोल रहा हूं शुभम चले जा, तो मैं प्रॉक्सी थोड़ी बना रहा हूं उसको, मैं अपना राइट्स उसको दे रहा हूं। तो वो जा रहा है मतलब मैं जा रहा हूं। सर ये लाइन याद कर लो, वो जा रहा है मतलब मैं जा रहा हूं, प्रॉक्सी नहीं जा रहा है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है तो उसको कोरम में लिया जाएगा, तो ए को कोरम में लिया जाएगा। एक जना आ गया। डी जो है वो वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड के बदले में जा रहा है, तो क्या उसको कोरम में लेंगे? यस सर। एक गिनेंगे कि 2?
सर दो अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, सर दो अलग अलग गिना जाएगा, उसको एक नहीं गिना जाएगा, तो ये दो हो गया। EFGH प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी को नहीं गिनोगे, तो कोरम कितने लोगों का हुआ सर? 3 लोगों का। उसके अलावा और कुछ दिया इन्होंने? नहीं। तो सर 3 लोग हुए, कोरम हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर सर अब एक बात पूछूं, मेरे को बताओगे सर, अगर यूपी के गवर्नर ने मिस्टर राम को अपॉइंट किया था कि राम तू जा मीटिंग में, मिस्टर राम ने बोला मैं एक मिस्टर पी को भेजूंगा प्रॉक्सी बना के, क्या मिस्टर पी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? सर क्या मिस्टर राम मिस्टर पी को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करके मीटिंग में भिजवा सकता है? द आंसर इज यस बेटा, यस। क्यों सर, क्यों? क्योंकि यूपी गवर्नर ने मिस्टर राम को जब रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो तुम समझो शेयर होल्डर यही है, मंदिर यही शेयर होल्डर यही है, राम जो है वही शेयर होल्डर है। तो क्या शेयर होल्डर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, तो मिस्टर पी को अपॉइंट करके भेज सकते हैं। अब सर मिस्टर पी जब मीटिंग में जाएगा तो उसको कोरम के लिए गिनोगे क्या? नहीं ना, बच्चों वाले सवाल करते सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा आपने, उसको प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना था, एक शेयर होल्डर को किसी और शेयर होल्डर का प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना था। सेक्शन 105 बात करता है प्रॉक्सी के बारे में, 105 प्रॉक्सी के बारे में बात करते हैं। प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट कैसे करोगे? सर प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने के लिए जिस दिन आपका मीटिंग है उसके कम से कम 3 दिन पहले आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन देना पड़ेगा, और नोटिस ऑफ इंटेंशन देने के बाद आप मीटिंग के कितने समय पहले से इंस्पेक्शन कर सकते हो? 24 आवर्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मीटिंग एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मतलब ऐसा नहीं कि मीटिंग कल सुबह 11 बजे शुरू हो रही है, मैं रात को 2 बजे पहुंच गया, मैं बोला प्रॉक्सी फॉर्म। नहीं भाई, मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टिल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। यहां पे इसने नोटिस दिया 5 दिन का, तो नोटिस तो करेक्ट है क्योंकि कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, पर ये 42 दिन पहले पहुंच गया। 2 दिन पहले नहीं देख सकते सर आप, मीटिंग शुरू होने के 24 आवर्स पहले देख सकते हो, टिल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। समझे सर? सर ये पैराग्राफ पढ़ो एक बार मेरे साथ। फर्दर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट, if he is a member of a company, he may appoint such person as he thinks fit to act as his representative at any meeting of the company. वो representative appoint कर सकता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। A person so appointed shall be deemed to be a member of such company and thus considered as a member personally present. So sir deemed member हो जाओगे तो क्या आप proxy भी अपॉइंट कर सकते हो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हो। समझे सर? सर ये जो एक ऐसे ही याद आया, प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट कितने समय में होता है? 48 आवर्स में मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बोल सकते हैं 48 आवर्स नहीं 72 आवर्स पहले डिपॉजिट कर देना? क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बोल सकता है 48 आवर्स नहीं तू 4 दिन पहले डिपॉजिट कर देना? लॉ ने कहा नहीं, लॉ हमेशा कहता है आर्टिकल तू ना स्ट्रिक्ट बना सकता है, पर प्रॉक्सी फॉर्म के केस में तू स्ट्रिक्ट नहीं बना सकता। सर लॉजिक ऐसे ही याद कर लो कि मान लो मेरे को परसों मीटिंग है, मेरे को जाना था, ठीक है, परसों मीटिंग है, मेरे को जाना था, आज मेरी तबियत खराब हो गई, तो आज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है भाई प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। तो उससे क्या होगा? पार्टिसिपेशन कम होगा मीटिंग में। क्या होगा? मीटिंग में पार्टिसिपेशन कम होगा, तो कंपनी क्या करेगी? बोलेगी प्रॉक्सी फॉर्म तुमको 7 दिन पहले जमा करना पड़ेगा। अबे 7 दिन पहले मेरे को थोड़ी पता मैं जा पाऊंगा या मेरे को किसी और को भेजना पड़ेगा, इसलिए लॉ ने बोला 48 आवर्स आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आर्टिकल में ज्यादा भी लिख देते हो ना, आप नहीं लिख सकते। सर ये छोटे छोटे लॉजिक्स आपको बचाएंगे एमसीक्यूज में, ये छोटी छोटी बकवास कहानियां आपको बचाएगी, यही चीजें याद आएगी। रटा हुआ कैसे याद रहेगा? वो भी 4 पेपर के। अच्छा तुम्हारा तो पेपर 2 है, मस्त। उसके बाद क्या भूल जाओगे तुम लोगों से ना, पेपर 2 के बाद पेपर 3 के पहले लॉ पूछना चाहिए। तुम देखना फीफो जो है ना, फर्स्ट एंड फास्टेस्ट आउट, तुम उस दिन स्पीड देखोगे। सर अच्छा मीटिंग का एडजर्नमेंट की बात कर लेते। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार, जल्दी पढ़ो, मेरे साथ ही पढ़ो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शेयर लिमिटेड कॉल्ड फॉर EOGM अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, हाउएवर द मीटिंग वाज एडजर्न्ड ऑन द ग्राउंड दैट कोरम वाज नॉट प्रेजेंट, एडवाइज द कंपनी RTP MTP, और फिर अप्रैल 21। सर MTP में ही आया है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है RTP MTP। सर EOGM अगर EOGM में कोरम नहीं आया तो क्या होगा? सर सुनो, एडजर्न हो जाएगा, वो एडजर्न होगा नॉर्मल मीटिंग। पर अगर तुमने रिक्वेस्ट करके अलग से मीटिंग बुलवाई थी और तुम्हारे ही शेयर होल्डर नहीं आ रहे हैं, तो हम ये एडजर्न नहीं खेलेंगे, सेम पे आपका मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। तो सर यहां पे मीटिंग विल स्टैंड कैंसिल्ड, और डायरेक्टर्स ने एडजर्न किया है जो कि प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ठीक है,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, रुक जाओ, अजी चैप्टर खत्म भी तो होना चाहिए, हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। एक एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो तो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करो सर। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीज योर स्पीड, डन का मैसेज दो मेरे को, 3 मिनट में एक एक क्वेश्चन खत्म करेंगे, जल्दी। ठीक है सर, मीटिंग का कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो एग्जाम के पहले आपको ज्यादा क्वेश्चन बैंक रेफर करने की जरूरत नहीं है। समरी नोट्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है कि रिप्रेजेंटेटिव होगा तो क्या होगा, दो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होगे तो क्या होंगे, ये सारे क्वेश्चन का क्रक्स निकाल के यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के पहले रेफर करने की जरूरत नहीं है। पर क्या लिखा है सर, मीटिंग शेड्यूल। अच्छा एक बात बताओ, कोरम कितनी देर में मीट होना चाहिए? अगर मीटिंग 11 बजे का है तो हाफ एन आवर की 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। सर क्या फर्क पड़ता है हाफ एन आवर की 30 मिनट्स, कोई फर्क पड़ता है? सर इस बार आपके आरटीपी देखना, आरटीपी इंस्टीट्यूट का, उसमें एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं एमसीक्यू में। ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 3/4। ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है, मान लो 75% ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी है 3/4 इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। और तुम बोल रहे हो हाफ एन आवर और 30 मिनट्स में फर्क नहीं होता। बोले ऑप्शन बनाना है, 4 ऑप्शन बनाना है, 75 लिख दिया, 51 लिख दिया, 100 लिख दिया, क्या लिखे 3/4 लिख देते हैं, ऐसी की तैसी। सर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, P1 P2 P3 शेयर होल्डर है, क्या कोरम में गिनोगे आप? कोरम का क्वेश्चन है पक्का? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड चलेगा? पर्सनली प्रेजेंट P5 चलेगा? यस। प्रॉक्सीज चलेंगे क्या? नहीं। कंपनी में कितने मेंबर्स हैं? 900 मेंबर्स हैं, तो कोरम कितना चाहिए होता है? 5 हो गए? यस सर। तो मीटिंग वैलिडली हेल्ड है। What will be your answer if P4 is representing ABC Limited reached the meeting after 11:30 AM? 11:30 बजे के बाद आया भाई, 11:30 बजे तो कोरम देख के सब घर वापस चले गए ना, नहीं था तो 11:30 बजे के बाद आएगा तो क्या होगा? नहीं होएगा, नहीं चलेगा। लैक ऑफ कोरम के केस में क्या होगा? एडजर्न मीटिंग। तो सर ऐसे एक डैश डालना, ऐसे एक डैश डालना और लिख के आना। नहीं सर, प्रोविजन लिखना, और प्रोविजन समरी नोट्स में जैसे लिखा है पॉइंटर्स में बटा हुआ है वैसे ही लिखना। क्या लिखोगे कि एडजर्न मीटिंग जो हो, अगर आपका मीटिंग नहीं होल्ड हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, इन दैट केस द मीटिंग शैल एडजर्न, full stop. However, if such meeting was on request of the shareholders, then in that case such meeting shall stand cancelled. Now the meeting will adjourn के बारे में, next provision adjournment, it will be adjourned to next week, same time same place. Okay? और उसके same day same time same place. But however, if the board decides to have another day for adjourn meeting, it will have to send a notice at least 3 days prior to the date of the meeting. अब सर नोटिस जो है वो आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को भेज सकते हो, पर अगर टाइम नहीं हो रहा है तो आप न्यूज़पेपर में भी छपवा सकते हो। What happens if there is no quorum in adjourned meeting? ये दोनों प्रोविजन का मिला करके आप आंसर दे सकते हो। सर इन्होंने देखो कितना मस्त लिखा है, इन केस ऑफ लैक ऑफ quorum the meeting will be adjourned. In case of adjourned meeting or change of day or time or takes place, the company shall give not less than 3 days notice, either individually or by publishing it as advertisement or newspaper. और सर quorum अगर present नहीं होता है within half an hour, then the members present shall form the quorum. अगर adjourned meeting में भी quorum नहीं आता है तो जो आए हैं वो quorum हो जाएंगे। सर अगर adjourned meeting में सिर्फ एक स्वानंद आया तो? 2 लोग कभी भी मीटिंग करते हैं, एक जना मीटिंग नहीं कर सकता, करे तो उसको ले जाना आगरा। अभी भी आगरा में ही है ना मेंटल हॉस्पिटल। सर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि बहुत हो गया खोरम। पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर 16। गुड गाइज, अप्रिशिएट पीपल हु आर राइटिंग। लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं चैट में आंसर लिख के, गुड।
सर पढ़ लिया? सर ये मिस्टर डब्ल्यू ने क्या कर दिया? डब्ल्यू ने 2 लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट किया। क्या एक जन 2 प्रॉक्सी हो सकते हैं? सर एक और क्वेश्चन, तुम मैक्सिमम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो? 50। कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो? 50, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट था 10% ऑफ द टोटल। लेकिन सर अगर मुकेश अंबानी अकेला 20% होल्ड करता है तो मैं उसका प्रॉक्सी बन सकता हूं? बन सकते हो, लेकिन एक ही मेंबर के बन सकते हो, फिर किसी और के मत बनना। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, क्या मैं 2 अलग अलग लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं? सर मैं कर सकता हूं। मेरे 1000 शेयर्स है ना, मैं इसको बोलूंगा 600 शेयर तू रख, 400 शेयर तू रख। 600 शेयर का डिसीजन तू लेना, 400 शेयर का डिसीजन तू लेना, उससे होगा क्या? 2 दिमाग चल रहे हैं। तो सर मैं 2 प्रॉक्सी, 2 3 4 प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता हूं। मेरी जितनी मेरा जितना दिमाग खराब है मैं उतना ज्यादा कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर डब्ल्यू ने कर दिया सर, पर यहां प्रॉब्लम क्या हुआ? इन्होंने प्रॉक्सी फॉर्म समय पे डिपॉजिट नहीं किया। मीटिंग कब थी? 15 तारीख को। जो पहला वाला बंदा है मिस्टर एक्स, है ना, पहली बार ये एक्स है ना, हाँ, जो एक्स है उसने प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट कर दिया था 11 तारीख को, 4 दिन पहले डिपॉजिट कर दिया। पर डब्ल्यू ने जो प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट किया 14 तारीख को, मतलब 1 दिन पहले डिपॉजिट किया। तो 1 दिन पहले आप प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करोगे तो वैलिड है क्या? वैलिड नहीं है, आपको 48 आवर्स पहले डिपॉजिट करना था। तो क्या सर एक्स और वाई, नहीं वाई और जेड जो है, वाई और नहीं कौन है बे, एम और एन, क्या एम और एन मीटिंग अटेंड कर पाएंगे? दोनों का अलग अलग दिया है क्या? अच्छा, एम का प्रॉक्सी और सेम डे पे डिपॉजिट हो गया था, एन का 14 तारीख को हुआ, तो एम अटेंड कर सकता है, एन अटेंड नहीं कर सकता। तो सर पूरा क्वेश्चन 48 आवर्स के प्रॉक्सी वाले पे था। 48 hours before the meeting, the members have a right to revoke the proxy's authority by voting himself before the proxy has voted, but once the proxy has voted, the member cannot retract his authority. सर ये एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं प्रॉक्सी बनाता हूं किसी को और वो मीटिंग में जाता है, उसके पीछे पीछे क्या मैं भी मीटिंग में जा सकता हूं? जा सकते हो। तुम उसकी अथॉरिटी वापस खींच सकते हो। कैसे? जब वोट मांगे ना, तुम सबसे उनसे पहले वोट कर दो, पर अगर उन्होंने तुमसे पहले वोट कर दिया ना तो तुम उसकी अथॉरिटी वापस नहीं छीन सकते। वो वोट एक बार डाल दिया तो वो वैलिड वोट होगा। सर ये सब प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है? आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जमाने में आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करने भी नहीं मिलता, आपको पता है ना? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यू कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी, यू ईदर गो ऑन और डोंट गो। सर तो मिस्टर एक्स जो है, द प्रॉक्सी ऑफ वाई विल बी परमिटेड, हाउएवर इन केस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू, एम विल बी परमिटेड टू वोट बट एन विल नॉट बी परमिटेड एंड नॉट एन। ठीक है, बाप रे, इतना भी शॉर्टकट नहीं लिखना होता है, पर तुम लिख लेते, ठीक है? एम वोट कर सकता है पर एन वोट नहीं करेगा, ठीक है? बस भाई, पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी, फुल स्पीड। स्पीड। सर मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ लिया जल्दी। मैंने आपको एक पॉइंट बोला है, जब भी पोल की बातें खुले ना तो प्रॉक्सी बहुत फटफटाते हैं और उनका वैलिड भी है। तो सर अगर वोट बाय शो ऑफ हैंड्स हो रहा है, क्या प्रॉक्सीज बोल सकते हैं पोल डिमांड कर सकते हैं? अरे शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकते, पर क्या वो डिमांड कर सकते हैं पोल का? डिमांड तो कर सकते हैं ना। किसी और के इलाके में जाएगा गुंडागर्दी करने तो उसको उधर नहीं मारेगा, पर उसको ये तो बोल सकता है ना, तू आ मेरे इलाके में, बताते हैं तेरे को। तो प्रॉक्सी जब शो ऑफ हैंड्स चल रहे हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, पर ये तो बोल सकते हैं आओ तुम पोल पे वहां पे बात करते, तो वो तो डिमांड कर ही सकते हैं ना सर। तो यहां पे डिमांड कैसे होएगा? बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट,
A poll may be ordered by the chairman of the meeting on his own motion or shall be ordered to be taken by him on a demand made in this behalf in case of company having share capital in person or by proxy. कितने लोगों ने claim किया? 1/10 of total voting power. Aggregate sum of 5 lakh rupees has been paid up. 1/10 of total voting power. Or in case of any other company where the having not less than 1/10 of total voting power. सर आपको वो टेबल याद है क्या? क्लास में मैंने आपको दिखाया था. ये वो एक्सेप्शन है जहां पे पेड अप शेयर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के केस में भी वोटिंग पावर की बात होती है. तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर और 5 lakhs इन पेड अप शेयर कैपिटल. और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वोटिंग पावर है ही 1/10 ऑफ वोटिंग पावर. तो ये वो प्रोविजन है. सर पोल का एक बार रिक्वेस्ट किया तो क्या विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड? हाँ सर आप विड्रॉ कर सकते हो. तो सर अब प्रोविजन के हिसाब से इन्होंने कंक्लूजन दे दिया. तुम देख रहे हो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से क्या रिविजन होता मस्त. एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो सेक्शन वाइज पूरा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है. रादर देन रीडिंग द सेक्शन एंड द आंसर, आप क्या करो, आज पूरा प्रोविजन पढ़ लो, 2 दिन बाद उसके पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो. 1-1.5 दिन के स्पैन के बाद रिविजन भी हो गया और पूरा क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो गया. ठीक है. और क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. कॉन्सेप्ट आना याद आना है नहीं. हर क्वेश्चन में फटके पड़ेंगे कि यार मैंने तो सोचा था प्रॉक्सी नहीं डिमांड कर पाएगा, पोल पर डिमांड हो गया. तो वहां पे आप यू विल ओनली लर्न. सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े. नहीं आसान है, आसान है. सर एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, अगर ई वोटिंग से वोट हो रहा है तो मैंने ये समझाया था बिफोर द मीटिंग भी आप वोट कर सकते हो, ड्यूरिंग द मीटिंग भी वोट कर सकते हो. आफ्टर द मीटिंग वोट कर सकते हो क्या? नहीं भाई, बिफोर द मीटिंग. अच्छा बिफोर द मीटिंग में मैंने वोट डाला था ए, क्या मैं मीटिंग के बाद या मीटिंग के दौरान उस वोट को चेंज कर सकता हूं? नहीं सर, वोट एक बार आपने डाल दिया आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 23. एक्चुअली सर ये क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये थोड़ा ना आपका सीए इंटर और फाइनल लेवल के मिक्स का कॉन्सेप्ट पर एक बार पढ़ो क्या लिखा है. सर ये क्वेश्चन मई 2018 में आया, एमटीपी में है और आईसीआई मॉड्यूल में है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है. किया क्या कंपनी ने, 9 अलग अलग बिजनेस थे. उसने बोला 9 बिजनेस का एक साथ रेजोल्यूशन पास करेंगे, सारे शेयर होल्डर वोट करो फेवर में कौन है, अगेंस्ट में कौन है, और जो नेट रिजल्ट आएगा अगर फेवर में है तो सारे रेजोल्यूशन पास, फेवर में नहीं है तो सारे रेजोल्यूशन कैंसल्ड. तो द ओनली क्वेश्चन इज कैन मल्टीपल रेजोल्यूशंस बी मूव्ड टुगेदर. सर लॉ में एज सच देयर इज, सुनना भाई भाई, वो एक जन आएगा दिख दिख के जाएगा. सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, लॉ में एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, होता तो तुम पढ़े होते. पर सर यहां पे इन्होंने एक और चीज लिखी है कि 2 बिजनेस वेयर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ 2 पर्सन एज डायरेक्टर. 2 अलग अलग लोगों को डायरेक्टर बनाने की बात हो रही है. सर यहां पे आपकी सीए फाइनल में एक सेक्शन है, सेक्शन 162, यहां बाजू में लिख लो सेक्शन 162. सेक्शन 162 क्लियरली एक चीज कहता है, सेक्शन 162 आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ सेक्शन लिख लो आपको याद कराने के लिए कॉन्सेप्ट. आंसर क्या लिखा है वो अपन पढ़ेंगे. सेक्शन 162 क्लियरली कहता है कि भैया जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है ना तो 5 अलग अलग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो 5 अलग अलग रेजोल्यूशन पास करोगे. 2 अलग अलग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, 2 अलग अलग रेजोल्यूशन पास करोगे. सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर ईच अपॉइंटमेंट. क्या कहता है, सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर ईच अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ डायरेक्टर्स. तो सर आपको जब हमने पूछा क्या 9 बिजनेस को मर्ज कर सकते हो, तो हमने कहा हमारे प्रोविजन में कहीं ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. पर अगर उनमें से रेजोल्यूशन जो है वो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का है ना तो तुम मर्ज नहीं कर सकते. ये प्रोविजन है सर. आंसर देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है. फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिक्सिंग अप, ताकि लॉचपॉच हॉचपॉच ना हो जाए, द रेजोल्यूशंस आर जनरली मूव्ड सेपरेटली इन एजीएम. अलग अलग मूव किया जाता है. However, there is nothing illegal if the chairman desires that 2 or more resolutions should be moved together unless any member requires that each resolution should put to vote separately or unless his poll is demanded.
सर अगर चेयरमैन चाहेगा तो वो सारे रेजोल्यूशन को एक साथ मूव कर सकता है, पर दो एक्सेप्शन है, या तो तुम लोगों ने डिमांड किया कि नहीं सर अलग अलग मूव करो, या फिर तुम लोगों ने पोल डिमांड कर लिया, तो उस केस में अलग अलग करना ही पड़ेगा। अब सर वेयर अ नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ सेवरल रेजोल्यूशन, ईच रेजोल्यूशन मस्ट बी पुट सेपरेटली। जब आप नोटिस दे रहे हो तो आपको अलग अलग रेजोल्यूशन का पूरा अलग अलग डिटेल देना पड़ेगा। हाउएवर इफ द मीटिंग unanimously adopts all the resolution, this would not be illegal barring a few occasions. One resolution which should be moved separately is relating to appointment of directors at a general meeting of a public or private company with two or more directors cannot be appointed with a single resolution. इसके ब्रैकेट में लिखो सर सेक्शन 162, one such resolution which should be moved separately। सर देखो कायदे से ये क्वेश्चन तुम्हारे इधर नीचे आया है, दे हैव नॉट इवन डन जस्टिस टू द आंसर, दे हैव नॉट इवन प्रेजेंटेड द आंसर इन अ मैनर। बट मैं अगर आपको हिंदी में बोलूं कहना क्या चाहते हो भाई, तो कहना ये चाहते हैं कि देखो रेजोल्यूशन अलग अलग क्यों मूव करवाते हैं, ताकि हॉच पॉच ना हो, मिक्सिंग अप ना हो। पर अगर चेयरमैन बोलेगा तो वो मर्ज करके करवा सकता है, पर चेयरमैन भी नहीं बोल सकता अगर शेयर होल्डर्स बोले सर अलग अलग करो, या फिर शेयर होल्डर्स अगर पोल डिमांड कर ले। पर एक चीज ध्यान रखना, तुम मर्ज करके रेजोल्यूशन करवाओ नहीं करवाओ, जो तुम नोटिस भेजोगे ना उसमें रेजोल्यूशन तुम अलग अलग लिखोगे उसको, और उसके बाद एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें लॉ ने अलग से कहा है कि अलग अलग रखना, वो है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन। हेंस इन द इंस्टेंट केस ऑल द 9 business cannot be moved together as 2 business were regarding appointment of directors. Beside these 2 resolution, other 7 resolution can be moved together if the members unanimously agree। सर इसमें ना और भी डेप्थ है, ये प्रोविजन में जो लिखा है ना मेंबर्स यूनानिमसली अग्री, इसमें और भी ज्यादा डेप्थ है, पर हम वो डेप्थ में घुस नहीं सकते, वो पूरा 162 है। तो ये आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा समझ लेना, आप इसको सी इट हैज अ पोटेंशियल टू कम इन एग्जाम, बिकॉज ये एमटीपी में और आईसीआई मॉड्यूल में अभी भी है, और उन्होंने रखा है मतलब दे आर लाइकिंग द कॉन्सेप्ट, सो इट हैज अ पोटेंशियल टू कम इन एग्जाम। तो इसको ए कैटेगरी मार्क करो, इसको कोशिश करना है आपको एग्जाम पहले देखना है, और इसको आपको तैयारी करनी है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो तो आप सिर्फ वो 162 वाला एक्सेप्शन मेरे समरी नोट्स में लिख दोगे ना, तो आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। आप इसका चाहो तो एक समरी बना के समरी नोट्स में एक स्टिकी नोट्स लगा के लिख सकते हो, तो आपको ये क्वेश्चन रेफर नहीं करना पड़ेगा, या फिर यहां पे भी चिपका सकते हो क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के लिए, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24। सर पढ़ लिया? सर एसआर पास करने की बात कर रहे हैं। एसआर मतलब क्या? वोट्स इन फेवर इज 3 times दैट ऑफ वोट्स अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन। वोट्स इन फेवर 3 गुना देना है, 3 गुना ज्यादा है। अब सर एक बात समझो, इन्होंने 20 वोट फेवर, टोटल 40 मेंबर है, 20 फेवर में आए, 5 लोगों ने वोट अगेंस्ट में किया, 5 वोट इनवैलिड है, और 10 लोगों ने वोट किया ही नहीं। तो सर अभी फेवर में और अगेंस्ट में क्या चेक करोगे? 20 तो फेवर में आ गए, लेफ्ट साइड में 20 आ गया, राइट साइड में 5 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है, वो लोग हैं। 5 लोगों ने इनवैलिड वोट किया है, वो लोग भी आएंगे। सर जिन्होंने इनवैलिड वोट किया क्या उनको काउंट करेंगे? नहीं सर। जो 10 लोग एब्सेंट थे क्या उनको काउंट करेंगे? नो में। सर जब एब्सेंट थे तो ना यस बोला ना नो बोला, तो उनको तो कहीं भी काउंट नहीं कर सकते, उनको हटाओ। जब इनवैलिड वोट है तो हमको पता नहीं यस बोला कि नहीं नो बोला, तो उनको भी काउंट नहीं कर सकते, उनको हटाओ। तो 20 फेवर में है, 5 अगेंस्ट में है, तो क्या कितना टाइम्स हो गया सर? 4 टाइम्स। हमको कितना चाहिए था? 3 टाइम्स। तो एसआर पास हो गया, वेरी वेल। तो सर इससे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, जब आप रेजोल्यूशंस पास करवा रहे हो तो इनवैलिड वोट्स को और एब्सेंटीज को नहीं गिनोगे, उसके अलावा बाकी सारी चीजें गिन लोगे। सर ये क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में लिख लो। गिव पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। कभी कभी सर ऐसी हरकतें करता है इंस्टीट्यूट, बोले इतने सारे सेक्शंस हैं, पोस्टल बैलेट है, ई वोटिंग है, कोरम है, शेयर होल्डर्स है, रजिस्टर्स है, नहीं
बोले ओआर और एसआर में डिफरेंस बताओ। तो सर इस तरह में आपको ना अपना पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखाना पड़ता है, आप लोगों को कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें समझ में आई है, एंड एट द सेम टाइम बकवास नहीं करना होता है। हमको लगता है पढ़ के बीकॉम वाला क्वेश्चन है, पर है अल्टीमेटली आईसीआई का क्वेश्चन, राइट? तो अपने को उसको मैनेज करना होता है। इसको आंसर रीड कर लेना, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, पर लिखना समझोगे। सर क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ो। 27 क्वेश्चन नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ो, प्लीज पढ़ो। सर क्या मिनट से कुछ चीजें हटा सकता है? कौन हटा सकता है सर? चेयरपर्सन। कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 118। क्या चेयरपर्सन कुछ चीजें हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है सर। चेयरपर्सन कौन सी चीजें हटा सकता है? जो डीफ रिवीजन वीडियो देखा था घर जाके मेरा? हाँ सर, बेड पे लेटे थे ऐसे ही 5 मिनट देखे थे, फिर लगा कल देखेंगे, कल आया नहीं अभी तक। डिफेमेटरी है, मैटर्स, या तो दूसरा इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, तीसरा डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। अगर डिफेमेटरी है, किसी को गालियां लिख दे दी आपने, इररेलेवेंट है अगर आपने कोई ऐसी बातें कर दी जो रेलेवेंट ही नहीं है बिल्कुल, या तीसरा अगर वो डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो चेयरपर्सन के पास डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी, अगर वो चाहे तो वो हटा देगा उन चीजों को। तो सर यहां पे वो चीजों को हटा सकता है बिल्कुल। सर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और ये इंटर नहीं फाइनल लेवल तक भी पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो सर। सिंपल है सर। सर मिनट्स बुक के इंस्पेक्शन की बात चल रही है। मिनट्स बुक पे किसका हक? शेयर होल्डर का। तो शेयर होल्डर का इंस्पेक्ट कर सकता है, हाँ, बिजनेस आवर्स में हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा रहेगा, कभी भी आओ इंस्पेक्ट करके जाओ। क्या मेंबर कॉपीज मांग सकता है? बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, लेकिन अगर कॉपीज देंगे हम आपसे, फीस लेंगे, आपको फीस पे करना पड़ेगा, और उसके 7 दिन के अंदर हम आपको कॉपीज दे देंगे। क्या वो बंदा अपने किसी फ्रेंड को ऑथराइज कर सकता है, जाके तू मेरे बिहाफ में इंस्पेक्शन कर ले? कैन ही ऑथराइज? सर सर आपके जो ये राइट्स होते हैं ना, ये राइट्स मेंबर का है। जैसे आपको पता है, एक बात पता है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहे तो वो खुद करेगा, किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता। सिमिलरली शेयर होल्डर अगर इंस्पेक्ट करना चाहे तो वो खुद करेगा, किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता। तो इस केस में शेयर होल्डर्स जो है ऑथराइज नहीं कर सकते। भाई बाहर बोल देना किसी को, गेट नहीं खोलेंगे, ठीक है? ठीक है सर, समझे? तो क्या ऑथराइज कर सकते हो आप? नहीं ऑथराइज कर सकते। आपको चाहिए तो आओ आपके सेक्शन 119 में, आओ सेक्शन 119 में। हाँ, छोड़ दो, वहां पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक में, क्या लिखा हुआ है? कैन अ मेंबर ऑथराइज हिज फ्रेंड्स टू इंस्पेक्ट मिनट्स बुक? आंसर इज नो, सेक्शन 119 डज नॉट प्रोवाइड फॉर द सेम। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के पहले रेफर करने की जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 30 और 31 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 करो, क्वेश्चन नंबर 30 करो।
सर इजी, सर ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं क्लास में बताता हूँ आपको कि चिट्ठी लिखो कि सब कुशल मंगल है, तो 30 दिन के अंदर ये बताओ कि हमारा मीटिंग मस्त से हो गया, सब कोई आ गए थे, अच्छे से खाना पीना सब कुछ हो गया। घर में शादी होती है तो कैसे तुम बताते हो, उसके बाद खबर देते हो, तो ये वही वाली खबर है। 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना होता है MGT 15। अगर आपने 15 दिन, अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं बताया तो वायलेशन हो जाएगा। इस केस में 10 डेज हुए हैं बे, क्या रो रहे हैं? मीटिंग 31 अगस्त को हुई थी, 10 ही दिन हुए ना अभी तक, तो 30 डेज तक आपके पास टाइम है, तो अभी बहुत टाइम है, आप उसके बाद भी फाइल कर सकते हो MGT 15 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट, बहुत इजी है, पढ़ो। सर क्या नेशनल हॉलिडे में मीटिंग हो सकता है? नहीं। सर इंडिया में कितने नेशनल हॉलिडे हैं? 3 भाई, एक रिपब्लिक डे, एक इंडिपेंडेंस डे और एक अपने गांधी जी, ठीक है? तुम्हारे लिए तुम्हारा आईसीआई में कितना हॉलिडे मिलता है? तुमको आईसीआई में पूरे साल में कितना हॉलिडे मिलता है? 0। नो नेशनल हॉलिडे, 0। तुम गांधी जयंती के दिन भी पढ़ोगे, तुम लिखवा के ले लो मेरे से, शायद मैं ही पढ़ा रहा हूँ तुमको कुछ ना कुछ। दूसरा, एनुअल रिटर्न, अ कंपनी शुड फाइल इट्स एनुअल रिटर्न विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सही है ना? चलो सही है, नहीं क्या? अच्छा 60 डेज के अंदर करना होता है क्या? प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो गया था क्या? सर 60 डेज के अंदर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर फाइल करना होता है। सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी चैप्टर गाइस, सुनो। The reason why we did the whole question bank today, मैंने 31 क्वेश्चंस में से करीबन 22 से 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, 5-6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज है अल्टीमेटली रिविजन्स या यूट्यूब वीडियोस है, तो बैठ के मैं ये नहीं करवा सकता लिखो, कोई नहीं लिखेगा। तो इसीलिए प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज घर जाके बस एक क्वेश्चन, आज से एक हैबिट डाल लो दोस्तों। मैंने ये पहले भी बोला है आपको, अभी फिर से बोल रहा हूँ, आज से अगर आपको थियरी में थोड़ा भी अगर आपका वीकनेस है या थियरी में थोड़ा भी कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है ना, बस मेरी एक बात मान लो, छा जाओगे थियरी में। आज से एक आंसर रोज लिखना शुरू कर दो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप भले लॉ का लिखो, आप भले डायरेक्ट टैक्स का लिखो, आप भले इनडायरेक्ट टैक्स का लिखो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो लॉ का लिखो और ऑडिट का भी लिखो, लॉ का लिखो, EISSM का भी लिखो। एक क्वेश्चन एक दिन में बस लिखो, यू विल सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ योर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स इन योर थियरी पेपर, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट, और वो तुम ना एक बार देखना कि 30 दिन जब तुम लगातार लिखोगे, जब तुम 60 पेज लिख चुके होगे, तो तुम्हारे को कितना प्यारा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं सही लिख रहा हूं। और जब आप लिख रहे हो उसको टाइम दो, उसको निपटाओ मत। आप जब लिख रहे हो तो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, चाहिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ो जा करके, और अपने हिसाब से पूरा आंसर प्रेजेंटेशन मारो और देखो कि आईसीआई क्या आंसर लिख रहे हैं। तो इसलिए लिखने के पहले एक बार आईसीआई का आंसर देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं आईसीआई ने 2 लाइन में आंसर खत्म कर दिया है और तुम 10 लाइन लिख फिर चेक करने वाला भी कोई नहीं है। तो वो आंसर जो आईसीआई के बहुत लंबे लंबे हैं उनको तो जरूर लिख के अपने आप को टेस्ट करना, सो यू विल लर्न अ लॉट गाइस। देयर इज नो शॉर्टकट। ऐसा नहीं होएगा कि मैं तुमको ऐसा एक टैबलेट दूंगा खा के तुम थियरी लिखने लग जाओगे, ठीक है? ये सब चीजों के लिए टैबलेट नहीं आती है, आ सकते हो, आएगी, बनाएंगे अपन, एक बार बन जाते हैं फिर यही टैबलेट बनाएंगे अपन। उस समय तक तो सर वही पुराना तरीका है, मेहनत करोगे रोज, यू विल बेटर बिकम बेटर, ठीक है? इट ओनली टुक अस 1.5 an hour टू कंप्लीट सच अ बिग क्वेश्चन बैंक। तो तुम समझो अगर मेरे साथ क्लास के बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जिसमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 40-45 मिनट दोगे, आपका पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म। उसके ऊपर और 30 मिनट एक आंसर लिख लोगे, 1 hour 15 minutes एंड यू आर डन फॉर द डे। एंड आफ्टर एंड ऑफ 20 days जब हमारा रैपिड रिविजन खत्म हो जाएगा, आपका मेरे साथ पढ़ के क्वेश्चन बैंक करके राइटिंग प्रैक्टिस करके खत्म हो जाता। पर अब तो ठीक है, अब थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर लो, कम से कम आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं उनको मेरे साथ कर लो और रेट्रोस्पेक्टिवली एक एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठा के करना शुरू कर दो। आज 2 छोटे चैप्टर, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 है आपका डिपॉजिट, चैप्टर 6 है आपका चार्जेस। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 1 घंटे से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लगेगा, उसका पूरा क्वेश्चन बैंक कर लो और उसमें जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसको अपने समरी नोट्स में डाल देना। अगर कोई आपको ऐसे पॉइंट्स मिले जो डाल सकते हैं पर आपको नहीं मिले समरी नोट्स में, तो मेरे को भी जरूर बताना, उसको अपन डाल देंगे। बट प्लीज आज पढ़ लो, ठीक है गाइस? अब हम और क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कल से कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अपन पूरा आईसीआई का एमसीक्यू 1 दिन या 2 दिन के सेशन में पिक करेंगे। बस खत्म करते हैं। 1 मिनट एंडिंग स्पीच फॉर श्योर सर। आज जरूर से 2 क्वेश्चन डेली। सेल्फ साक्षी करो, बोलो उतना ही जितना अपन करेंगे। अगर आपको लगता है 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन करो। 1 क्वेश्चन लॉ का, 1 क्वेश्चन डीटी का, वो भी करे चलेगा। बट एक ही चीज इतना याद रखो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
तो मैं एग्जाम तक तो किसी की भी नहीं सुनता। उसके बाद भले तुम अपने कमिटमेंट से हार जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तब तक तो खत्म कर लेना। चलो गाइस, आई एंड द सेशन। गाइस वेरी जेन्युइनली योर अप्रिशिएशन इज माय मोटिवेशन। प्लीज जरूर कमेंट पे बताना आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, क्या स्लो लगा, क्या स्पीड लगा, आपको कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, आपको क्या अच्छा लगा वो भी बताना। सिर्फ ये कर लो मत करते रहना, क्या अच्छा लगा वो भी बताना, और वो हम कंटिन्यू करेंगे आपके लिए करना। अब आप यही बोलोगे मेरे को, बताए सर ऐसे ही सारे क्वेश्चन चैप्टर के करा दो ना, फिर लॉ के टीचर को यही बोलोगे, फिर डीटी के टीचर को सर ऐसे ही सब कुछ करा दो ना, बैठे बैठे बस बैठे बैठे यूट्यूब खोल के पूरा पढ़ाई कर लो, ठीक है। बट एनीवे गाइस, मेरे को बताना कमेंट में जरूर आपको क्या पसंद आया। डू हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको ये मटेरियल और समरी नोट्स टाइम रहते मिल जाए। थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो 9:30 AM। वी विल रिवाइज व्हाट we will revise audit and auditors and we will finish that chapter. It is a chapter worth 10 marks, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू। तुमको बेनिफिशियल